है घटना चक्र में आपका। फिर से स्वागत है घटना चक्र में आपका। हम अब बात करेंगे 2002 गुजरात दंगों से जुड़े हुए मामलों पर अहमदाबाद स्पेशल कोर्ट का फैसला है। 62 आरोपियों में से 32 को दोषी करार दिया गया है। सबसे पहले दिखाते हैं हम आपको अपनी ये रिपोर्ट। गुजरात के नरोड़ा पाटिया दंगा मामले में अहमदाबाद की विशेष कोर्ट ने 32 लोगों को दोषी करार दिया है। अदालत ने इस मामले में 29 लोगों को बरी कर दिया। 2002 में गोधरा कांड के बाद भड़के दंगों में नरोड़ा पाटिया इलाके में 97 अल्पसंख्यक लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 62 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। दोषी करार दिए जाने वालों में मोदी सरकार में मंत्री रही और बीजेपी विधायक माया कोडनानी और विश्व हिंदू परिषद के पूर्व नेता बाबू बजरंगी भी शामिल हैं। माया कोडनानी नरोड़ा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक हैं। ये पहली बार है कि गुजरात दंगों के मामलों में किसी पूर्व मंत्री को सजा सुनाई गई है। माया कोडनानी को सजा सुनाए जाने के बाद पूरे मसले पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है और माया कोडनानी को दोषी ठहराए जाने के बाद कांग्रेस को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का मौका मिल गया है। कांग्रेस अब मोदी का इस्तीफा मांग रही है। कांग्रेस की मांग पर गुजरात सरकार ने बयान जारी करते हुए कहा है कि जब दंगे हुए थे तब कोडनानी मोदी कैबिनेट में मंत्री नहीं थी और इस पूरे मामले में मोदी का नाम बेवजह घसीटा जा रहा है। हालांकि बीजेपी सफाई में कुछ भी कहे, लेकिन अदालत के फैसले के बाद से वो बैकफुट पर है, क्योंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव साल के आखिर में होने हैं और विपक्ष ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि गुजरात दंगों के बाद से 2 चुनाव हो चुके हैं और दोनों चुनावों में मोदी पूर्ण बहुमत से जीत कर आए हैं। एक बार फिर सियासत गरमाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। और इस फैसले के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता राशिद अल्वी ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। अदालत का जो भी फैसला है हम उसका खैर मकदम करते हैं। अदालत गुनाहगारों को सजा देती है और गुनाहगारों को सजा मिली है। मैं अदालत के फैसले का खैर मकदम करता हूं। कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत किया है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने इस फैसले पे क्या बयान दिया। गुजरात के बारे में भी फैसला आया है, पहली कोर्ट का। यह अंतिम कोर्ट का फैसला था कसाब के बारे में और गुजरात के, जैसे मैंने हमेशा पार्टी ने कहा है कि 84 का दिल्ली का नरसंहार हो या महाराष्ट्र में, आसाम में या गुजरात में जो भी दंगे हुए वो दुर्भाग्यपूर्ण और देश के लिए बहुत ही अनर्थकारी होते हैं और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। और इसलिए आज वहां की स्थानीय अदालत ने निर्णय दिया है, एक न्याय की प्रक्रिया है। जैसा हमने कहा कि हम मानते हैं कि कोई भी दंगा या 84 का नरसंहार जिसका कोई समर्थन नहीं हो सकता और इसलिए उसमें जो भी दोषी होंगे उनको सजा है। लेकिन आज का पहला कोर्ट का निर्णय है वो एक न्यायिक प्रक्रिया है। एक न्याय प्रक्रिया का हिस्सा है, पहला कोर्ट का न्याय है। सबसे पहले यूसुफ आपसे जानना चाहेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे, ये हमेशा दोगली बातें करते हैं बीजेपी के लोग। 84 का तो नरसंहार है और 2002 में गुजरात में हुआ वो दंगा है। दंगा किस हिसाब से है? मुझे इसी शब्द पर आपत्ति है, आप पर भी और बीजेपी के प्रवक्ता ने जो कहा उस पर भी। गुजरात में 2002 में जो कुछ हुआ वो दंगा नहीं बल्कि वो स्टेट स्पॉन्सर मैसाकर था और उसकी तुलना 1984 के नरसंहार से भी नहीं की जा सकती। वो प्री प्लान था, उसके पीछे एक राजनीतिक मकसद छुपा हुआ था, सोच समझ कर कराया गया और नीचे से लेकर ऊपर तक उसके अंदर लोग शामिल थे। और शर्म की बात यह है कि जब वो नरसंहार वहां हो रहा था उस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी संसद के अंदर खड़े होकर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम समझा रहे थे। तो शर्म आनी चाहिए इस तरह के बयान देने वालों को। अभी आपने देखा कि उन्होंने 2 बार जिक्र किया 1984 का नरसंहार और चाहे गुजरात का दंगा, जिसमें 200 के आसपास लोग मार दिए गए हैं। नरोड़ा पाटिया की बात कर रहे हैं और वहाँ उनकी पार्टी के लोग फंसे हुए हैं, उनके आया है, उसको वो कह रहे हैं पहली अदालत का फैसला है। मजाक है।
हम उम्मीद करते हैं कि जिन दोषियों को सजा मिली है उन दोषियों की सजा भी जैसे कसाब वाले मामले में बरकरार रखी गई सुप्रीम कोर्ट तक, इनकी सजा भी बरकरार अभी तो सिर्फ दोषी ठहराया गया है, सजा नहीं सुनाई गई है। जो भी सजा इनको सुनाई जाएगी इनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि गुजरात का जो नरसंहार है 2002 का, वो भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है जी, और उसमें भी यही पैमाने लगते हैं। देश के किसी भी हिस्से के अंदर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फैला करके किसी खास कम्युनिटी को टारगेट करके लोगों को मारना, डराना, धमकाना, टेरराइज करना, इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। ये देशद्रोह के बराबर अपराध है जी। अवधेश जी, देखिए, मैं अभी इनकी बात पर टिप्पणी करूं उसके पहले मेरा मानना है कि गुजरात का जो दंगा था, मैं दंगा शब्द ही प्रयोग करता हूं बहुत सोच समझ के, कैसे है वो बाद में। गुजरात का दंगा था वो हमारे देश पर एक बदनुमा दाग था। वो दाग 3 कामों से धुल सकता था। सबसे पहला कि जो लोग उसके दोषी हैं हिंसा के, चाहे उसको नरसंहार कहिए, हत्या के, उनको कानूनी प्रक्रिया के तहत उपयुक्त सजा मिले, ताकि जो पीड़ित पक्ष है उसको कानून के राज में विश्वास हो कि एक बार कुछ हुआ लेकिन नहीं, अभी भी कानून का राज कायम है। ये दूसरा कि राज्य उनकी पीठ पर जो पीड़ित है हाथ धरे, ताकि यह एहसास हो कि उनकी हर प्रकार की सुरक्षा, केवल पुलिस वाली सुरक्षा नहीं जान की, उनकी आर्थिक सुरक्षा, उनके पुनर्वास की व्यवस्था, यह सारी हो। और तीसरा कि बिल्कुल राजनीतिक गैर राजनीतिक तीनों स्तर पर वहां सद्भावना का अभियान चले, ताकि फिर से इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। कानून इसकी पुनरावृत्ति को नहीं रोक सकता है, वो गैर कानूनी स्तर पर जो अभियान चलेंगे वो 3 हो सकता है। तो उसमें नरोड़ा पटिया ये पहला फैसला नहीं है। जो उसमें कौन दोषी है नहीं दोषी है मैं उस पर जाने के बजाय जो प्रकाश जावड़ेकर ने कहा उसमें एक बात तथ्यतः सही है कि भारत के दंगों में गुजरात पहला मामला साबित हुआ है, जो केवल पहला, इसके पहले सरदारपुरा में सजा हो चुकी है, उसके पहले बेस्ट बेकरी में सजा हो चुकी है, और एक और मामला, ये चौथा मामला है जिसमें कि बाजाप्ता दोषियों को सजा हुई है। इससे 3 बातें और साफ हुई है। एक कि जो लोग लंबे समय से एक अभियान चला रहे थे, मैं उसके पक्ष में कभी नहीं रहता था, जो ये तिश्ता शीतलवाड़ वगैरह चलाते थे, मैं कहता इससे न मुसलमानों का भला है न इससे हिंदुओं का भला है, इससे न्याय भी नहीं होगा, मैं उस तरीके से कभी सहमत नहीं था। कि सीट जो है वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में आ गया है, उनको यह मानना चाहिए कि यह सीट के द्वारा जांच किया गया यह तीसरा फैसला है, जिसमें एक तो यह हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जैसे माया कुंडनानी पकड़ी गई हैं और जैसे बाबू बजरंगी पकड़े गए हैं कि वहां राजनीति पर और उस राजनीतिक धारा से जुड़े हुए प्रमुख लोग भी उस दंगे के अभियान में किसी न किसी रूप में शामिल रहे हैं। लेकिन ये अगर आप स्थानीय स्तर पर जाएंगे यूसुफ भाई, तो मैंने आपको आश्चर्य होगा कि भले कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम नहीं आ रहा है, लेकिन सजा मिलने वाले नीचे स्तर के उसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता भी है। तो नहीं, पूरी बात कर लूं, अब कर लेगा, पूरी बात कर लूं, इसको एक बात और है, ये नहीं था कि किसका हाँ, किसका तो मेरा ये कहना है कि वो जो स्थिति थी, मैं नरसंहार कहीं कहीं कह सकते हैं, लेकिन बाकी मामलों में मेरा मानना है कि करीब 1024 लोग करीब मरे थे, जिसमें 225 हिंदू भी मरे थे। अगर वो बिल्कुल एक पक्षीय होता तो इतने हिंदू नहीं मरते। एक बात से मैं नहीं स्वीकार नहीं करता, मैं ये मानते हुए कि उसमें माने सत्तारूढ़ संगठन के मेजर लोगों का उसमें भूमिका रही होगी अब मैं करने में, कांग्रेस के भी भूमिका, इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं कि राज्य ने, क्योंकि हमने भी काम किया सुनियोजित तरीके से, क्योंकि सुनियोजित होता तो और ज्यादा हिंसा होती, इसलिए, और फिर उसके बचने का भी उपाय करती। तो जो कुछ हुआ वहां बचने के उपाय तो बहुत किए, नहीं सुप्रीम कोर्ट तक देखिए किया, लेकिन उसको फंसाने का भी उपाय कम नहीं हुआ। स्टिंग ऑपरेशन भी सामने आया इसीलिए नहीं, लेकिन दंगों में यूसुफ भाई पहला गुजरात दंगा था जो मामला सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के बाहर भेजा। बेस्ट बेकरी क्यों भेजना पड़ा? इसलिए भेजना पड़ा प्रभावित नहीं, तब भी नरेंद्र मोदी नहीं फंसा। जाहिरा मेरा कहना केवल यह टेरराइज किया गया, उसको बयान बदलने के लिए मजबूर दोनों तरफ से हुआ है। देखिए, जब कानूनी होता है, मैं मानता हूं कि जैसे दूसरे पक्ष ने उसको कहा कि तुम ऐसे बोलो, तो उन लोगों ने अपने पैसे प्रभाव के बदौलत उसको तोड़ा। वो दोनों पक्ष में सह और मात चली इस तरह का बना रहा था कि लेकिन कुल मिला के नहीं हो सकता। फिलहाल हम उस बहस में फंसने के बजाय इस बात पर आए कि भाई गुजरात का दंगा देश के लिए भी एक नजीर बने, क्योंकि हमारा देश जो दंगा नहीं, न्याय इंसाफ नहीं, वो नरसंहार तो मैं स्वीकार नहीं करता हूं उसको। आपने कहा दंगा नजीर नहीं बने, दंगा नजीर बने। सॉरी, जो इंसाफ हो रहा है, इंसाफ नहीं उससे जुड़ी हुई कानूनी प्रक्रिया, और बाहर भी ऐसे जो फिरका परस्त लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम देश में जो है संतुलन बनाने के लिए कुछ मुसलमानों को मार दें, या कहीं कहीं जहां मुसलमान मेजोरिटी के सोचते हैं हम हिंदुओं को मार के बैलेंस कर दे, ये बहुत खतरनाक है देश के लिए भी। लेकिन और करेंगे तो न्यायिक प्रक्रिया यहाँ की जो है उसकी सजा
उनको मिलेगी। ये चीजें राजनीति से परे होनी चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता भी नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहे थे। इनसे पूछो, अपने गिरेबान में झांक के देखो कि क्या तुम्हें अधिकार है नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगने का। असम के अंदर 2 महीने से लगातार हिंसा चल रही है और सोनिया गांधी खुद वहां गई थी, गृह मंत्री के साथ गई थी और उन्होंने, सोनिया गांधी ने खुद कहा कि लोग डरे हुए हैं, वो घर नहीं लौटना चाहते हैं। कांग्रेस का शासन है केंद्र में, कांग्रेस का शासन है वहां असम के अंदर जी, और वहां अगर हालात नहीं हो रहे हैं तो पहले अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा देकर चलिए ये जो फैसला है, इस फैसले का चूंकि गुजरात में चुनाव है, आपको लगता है कि बहुत कम शब्दों में इसका कितना असर पड़ेगा? आपको बिल्कुल इसका असर पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के जब भी गुजरात में चुनाव होते हैं धार्मिक भावनाएं या सांप्रदायिक भावनाएं भड़क जाती हैं। कई बार उसका सत्तारूढ़ दल नरेंद्र मोदी की हर चुनाव में एक नई रणनीति रही है। आपको याद होगा कि 2002 में भी चुनाव, 2002 फरवरी में जब ये नरसंहार हुआ, उसके बाद सितंबर में अक्षरधाम मंदिर पे वहाँ हमला हुआ और उसके तुरंत बाद नरेंद्र मोदी साहब ने चुनाव का ऐलान कर दिया, क्योंकि उस वक्त उन्हें लगा कि हिंदू भावनाएं भड़क चुकी हैं। वो हिंदू हृदय सम्राट बन के उन्होंने वो चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए। अगला चुनाव उन्होंने गुजरात गौरव के नाम पे 2007 का एक तरह से जीता और इस बार अब फिर इस साल चुनाव होने वाला है। ये भी हो सकता है कि जो रिपोर्ट इस वक्त आई है, जो फैसला इस वक्त आया है, ये फैसले की जो टाइमिंग है, हो सकता है कि वो भी उसी तरह से फिक्स करके कई फैसले आएंगे अभी गुजरात चुनाव तक, चुनाव से पहले अभी 3-4 फैसले आने वाले हैं तो ये हो सकता है कि ये स्टेट में जो चल रहा है इसकी टाइमिंग, फैसला में दोषियों को सजा हुई है, दोषी पाया गया है, सजा उनको सुनाई जाएगी, लेकिन टाइमिंग पर तो एक राजनीति के सवाल हो सकते हैं। टाइमिंग पे और फैसले नहीं, देखिए इस फैसले का वहां की राजनीति पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा नहीं। कांग्रेस इसको मुद्दा बनाए। देखिए भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार में एक सोच ये उभर रही है कि इस अभागे ने, चलो मान लीजिए अगर दंगा कराया भी तो साला 200-250 हिंदू मरे और हर मामले में 35, 40, 50 लोगों को सजा हो रही है, तो ये कौन सा जो है संतुलन किया है। और जो नरेंद्र मोदी के विरोधी सब जो खड़े हो रहे हैं वो इसको एक उल्टा मुद्दा बनाएंगे। लेकिन जो गुजरात की हालत अभी है, नरेंद्र मोदी को कुछ मुद्दे ढूंढेगा। ये 3-4-5 चीजें नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाने वाला है, ये उसके अपने संगठन के अंदर, ये आप समझ लीजिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो नरेंद्र मोदी को लाभ पहुंचाए। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस में सियासत सियासत के ऊपर होगी। कांग्रेस कहेगी ना कि भाई बीजेपी के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने दंगा कराया, कुछ है वो उसके एक्सपर्ट हैं वो। और संगठन के अंदर नरेंद्र मोदी का कद बहुत ऊंचा हो चुका है, इससे संगठन का कहीं उनकी सुनवाई है क्या है। कांग्रेस के कई, माफ कीजिएगा, बीजेपी के कई बड़े नेता हैं जिनसे नरेंद्र मोदी के टॉकिंग टर्म्स भी आज की तारीख में नहीं है, जिन लोगों ने कभी उनकी मदद की होगी। तो बीजेपी मींस नरेंद्र मोदी है गुजरात के अंदर, वो जो चाहते हैं वो करते हैं। पिछली बार जो लिस्ट जारी उन्होंने की थी गुजरात की, वो नरेंद्र मोदी ने तैयार करके जारी कर दी थी। इसके आधार पर तो कांग्रेस को लाभ मिलना चाहिए। ऐसी देखिए वो हम किसको लाभ मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, और गुजरात की सियासत पर इसका असर पड़ेगा, इसका असर होगी। वो तो आगे बढ़ते हैं। कोयला आवंटन, जो कोल वार है, ये बहुत तेज हो गया। तो सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि जो लड़ाई है कोयले पे, संसद में भले ही बहस ना हो रही हो, लेकिन मीडिया के माध्यम से ये जंग जो है बिल्कुल जारी है। कोयला ब्लॉक आवंटन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी जंग जारी है। केग की रिपोर्ट संसद में पेश होने के बाद से दोनों के बीच तकरार जारी है। जहां बीजेपी प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है, वहीं कांग्रेस बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ी करने में जुटी हुई है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर कोयले की दलाली में शामिल होने को लेकर आरोप प्रत्यारोप जड़ रही है। दोनों में दस्तावेजी आंकड़ों के साथ जुबानी जंग भी जारी है। बीजेपी के हमलों का जवाब देने के लिए सरकार और कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल को मैदान में उतारा और सरकार के पुराने पक्ष को नए अंदाज में पेश करने की कोशिश की। सिब्बल ने कोयला ब्लॉक आवंटन पर अपनी सरकार की नीति को पारदर्शी बताते हुए एनडीए शासनकाल पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी को विकास विरोधी करार दिया। सिब्बल के मुताबिक उनकी सरकार ने कभी भी केग पर सवाल नहीं उठाए, जबकि बीजेपी नेता अरुण जेटली कई बार संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल दाग चुके हैं। सिब्बल ने कहा कि जब कोयला बिका ही नहीं तो मुनाफा कैसे हुआ। इसी बीच सिब्बल ने बीजेपी की तरफ से सुबोध कांत सहाय पर लगाए गए आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया। इससे पहले सरकार का पक्ष रखते हुए वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी कोल ब्लॉक आवंटन से किसी भी नुकसान से इनकार कर चुके हैं। सियासी जंग के बीच
केग भी कोयला ब्लॉक आवंटन के मसले पर अभी कायम है। केग अपनी रिपोर्ट के जरिए सरकार को भारी परेशानियों में डालने वाला प्रधानमंत्री के सीएजी की रिपोर्ट पीएससी में चुनौती देने के बाद अब केग भी संसद की लोक लेखा समिति के सामने अपने प्रेजेंटेशन के दौरान सभी 142 कोयला ब्लॉकों के आवंटन रद्द करने की जोरदार पैरवी कर सकता है और केग को भरोसा है कि वो पीएससी की बैठक में ये साबित कर देगा कि कोयला ब्लॉक के आवंटित किए जाने में स्क्रीनिंग कमेटी ने पारदर्शिता नहीं बरती। अगर ऐसा होता है तो सरकार को विपक्ष के और कड़े तेवरों का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर ये तय है कि संसद का मानसून सत्र हंगामे की भेंट ही चढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। और कपिल सिब्बल ने क्या कहा आपको हम दिखाते हैं। जिस सोच ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, वही सोच आज लोकतंत्र की हत्या करना चाहता है। देश को तोड़ो। और सबसे पहले अपने यूसुफ आपसे जानना देखिए, चाहेंगे। कोयले की ना दो सिफ्त हैं। एक तो कोयला काला करता है और उससे आग लगती है, दोनों चीज़ें हैं। कालिक नहीं देखती कौन कि काला रंग किस पे चढ़ रहा है, और आग नहीं देखती कि वो किसको जला रही है। तो कोयले का जो मामला है, एक तो है कोयले की कोठरी में सब काले हैं, हमाम में सब नंगे हैं, सबके दामन पे दाग हैं, वो चाहे इधर बैठे हुए लोग हों चाहे इधर बैठे हुए लोग हों। और दूसरी बात, इससे जो आग निकल रही है उसके लपटों में सब झुलसेंगे, क्योंकि बेदाग कोई नहीं है। जो जिस नीति पर कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ है वो नीति एनडीए सरकार के दौरान बनी थी। जहां कोयले का ब्लॉक आवंटित किया गया है वहां की बीजेपी की सरकारें भी हैं, दोनों की सहमति से होता है, तो बराबर शरीक हैं, शरीक जुर्म है। जी, बीजेपी के नेता प्रकाश जावड़ेकर ने इस पे क्या कहा आपको हम दिखाते हैं। प्रकाश जावड़ेकर प्रवक्ता हैं बीजेपी के। नहीं, इस मामले को लाने वाला पीएम के पद पर बैठे व्यक्ति एक संवैधानिक संस्था पर इस तरह की आपत्ति सार्वजनिक रूप से जताए, जबकि सीएजी वहां नहीं है और वहां उत्तर नहीं दे सकते, तो यह संवैधानिक संस्थाओं को इस तरह से प्रधानमंत्री द्वारा टिप्पणी करना वो बहुत ही अनुचित है। और इसलिए पार्टी ने इस सब मुद्दों को जनता तक ले जाने का फैसला किया है। और अवधेश जी, ये कोयले का जो युद्ध है, कोयले पे ये युद्ध जो है, मैं इसको, आपने अपनी रिपोर्ट में इसको संसद के अंदर सीमित कर दिया है। ये संसद के चलने और न चलने का प्रश्न अब नहीं रह गया है। प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य का जो मुख्य शेर था वो संसद के बाहर पढ़ा कि 1000 शब्दों से तो मेरी खामोशी बेहतर, न जाने कितने सवालों की आबरू बच गई। लेकिन वो खामोशी नहीं थी, उनका अगर पूरा वक्तव्य पढ़िए तो एक तीखा हमला था बीजेपी पर भी, विपक्ष पर भी और कैग पर भी। उन्होंने कैग की बातों को 3 आधारों पर काटा। आपके पास समय नहीं है इसलिए मैं उसकी लंबाई में नहीं जाऊंगा। मैं केवल यह कहूंगा कि यह भारत के इतिहास में पहली बार ऐसी राजनीति हुई है जब सत्तारूढ़ दल की अध्यक्षता ने खुल के कहा है कि हमको हमला करना है, सहना नहीं है। अब ये सत्तारूढ़ पार्टी हमला कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने रुख पर अड़ी है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें तभी हम संसद चलने देंगे। इसका अर्थ इतना तो निश्चित है कि ये अब 2014 के लोकसभा चुनाव तक इसकी राजनीति, लेकिन उससे पहले गुजरात और हिमाचल का चुनाव, गुजरात हिमाचल तक नहीं रहेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे का अब सवाल हो गया है ना। बीजेपी या तो अपने आपको वापस ले ले या कांग्रेस प्रधानमंत्री से इस्तीफा दिवा दे, दोनों अभी नहीं होने जा रहा है। आपको खुद पता है कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा अगर कांग्रेस कराएगी तो अगले बजट के बाद कराएगी राहुल गांधी को, उसके पहले नहीं कराने जा रही है। तो ये दो कांग्रेस ने तो साफ कर दिया कि 2014 तक वही, 2014 नहीं कांग्रेस के प्रवक्ताओं का जो बयान आया, चाहे वो जनार्दन द्विवेदी जी का बयान हो चाहे वो किसी और प्रवक्ता का बयान हो, उन्होंने कहा कि अगला चुनाव तक प्रधानमंत्री, अगला चुनाव तक वही रहेंगे। अगला चुनाव कब होगा ये उनके हाथ में नहीं है। तो उनके हाथ में नहीं, मैं जरा पूरी जिनके हाथ में है वो उन्होंने अपनी मुट्ठी भी बंद रखी हुई है। चाबी जिनके हाथ में, उस बात के 2 पहलू है। सोनिया गांधी ये कह रहे हैं हम चुनाव के लिए तैयार हैं, चाबी उनके हाथ में है। उसमें जब कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि अध्यक्ष के निर्देश पर कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता अब सड़क पर उतरेंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। देखिए, इसके 2 पक्ष हैं। ये तो किसी राजनीतिक दल का एक स्वाभाविक है कि कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, जनता के बीच अपनी बात रखें और विपक्ष क्या गलत है बेनकाब करें एक अहिंसक तरीके से। लेकिन ये एक प्रकार से इंस्टिगेशन भी हो सकता है उन सारे तत्वों को कांग्रेस के लिए, यार विपक्ष पर हमला करो।
ये बहुत खतरनाक हो सकता है। और बीजेपी भी कह रही है कि हम भी सड़क पर उतरेंगे अगर, क्योंकि जिस ढंग से इस समय भारतीय राजनीति के पतन के कारण जनता के बीच जाके शालीनता से अपनी बात रखने वाला और लंबे अभियान चलने वाले नेताओं कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है, उसमें इसमें हिंसक टकराव की भी संभावना ये देश के सामने अभूतपूर्व स्थिति है। जब जंतर मंतर पर या रामलीला मैदान में आंदोलनकारी बैठे, चाहे वो अन्ना हजारे बैठे हों चाहे वो रामदेव बैठे हों, तो उनसे कहा गया कि आप संसद में आके बात कीजिए, अपने आप को संसद में लाइए, तब हम बात करेंगे। और जो लोग संसद के अंदर हैं वो सड़क पर संघर्ष की बात कर रहे हैं। ये लोकतंत्र को उल्टी दिशा में ले जाने की साजिश है। क्या देश कांग्रेस और बीजेपी की बपौती है? इनको शर्म नहीं आ रही है? इस देश की मालिक जनता और उस जनता को आपस में भिड़ाने की कोशिश दोनों पार्टियां कर रही हैं। क्या कांग्रेस के और बीजेपी के कार्यकर्ता इनके गुलाम हैं कि इनके एक इशारे पर आपस में भिड़ जाएंगे? वो ये देश में अराजकता फैलाने की कोशिश नहीं है। अगर बाबा रामदेव कहते हैं, अगर रामदेव कहते हैं कि हम कांग्रेस और बीजेपी के लोगों से सड़कों पर निपटेंगे, तो उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा लगाने की तैयारी है। और सोनिया गांधी कहती हैं कि हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर निपटेंगे, तो क्या ये युद्ध कहां जा रही है? संसद बहस करने के लिए बनी है, संसद जवाब शुरुआत करने वाले भी नहीं बता सकते हैं कि कहां जा रहे हैं। ये अराजकता की तरफ ले जा रहे हैं। आप अराजकता की तरफ पत्रकार बहुत कम शब्दों में, ये कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से इस देश के नौजवानों को अराजकता में झोंकने की साजिश है। इस साजिश का विरोध होना चाहिए। आखिर संसद के एक सरकार चल रही है, सरकार संसद में लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, सरकार को अपनी जवाबदेही निभानी चाहिए। बीजेपी विपक्ष में है, बीजेपी को विपक्ष का एक कंस्ट्रक्टिव, वो कहते हैं बहस करने से कुछ निकला नहीं, लेकिन बहुत कम शब्दों में सामने आएंगे ना, इसमें सरकार का क्योंकि दोनों शरीके जुर्म है। इसलिए संसद में जो बात बोलेंगे वो रिकॉर्ड पर आएगी, जनता के भी जो बोलेंगे वो रिकॉर्ड पे नहीं आएगी। सरकार का दायित्व इसमें ज्यादा था। सरकार को पहले नरम रुख अपना करके भारतीय जनता पार्टी को मिलाने की कोशिश करना चाहिए। सरकार ने आरंभ से ही हमलावर रुख अपनाया हुआ है, तो इसलिए ये जो मामला है, ये युद्ध अभी इसकी शुरुआत हुई है। आपको लगता है कहां जाएगा ये इस समय नहीं कह सकते। मुझे भय है कि ये कहीं उस समय जो संजय गांधी के ब्रिगेड के समय जैसे विपक्ष के पार्टियों के सभाओं पर हमला होने लगा था, कहीं उस दिशा में टर्न न हो जाए। वो देखिए एनएसयूआई के लोगों ने जिस तरह अन्ना हजारे की टीम पर आकर हमला किया, वो क्या था? वो अराजकता नहीं थी वो। जी चलिए, फिलहाल हमारा समय खत्म हो गया। यूसुफ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।